नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शुरुआत कर रहे हैं हम अपने खास बुलेटिन 5 शहर 5 खबर की। आज 5 बड़ी खबरों में कुछ देर में आपको स्क्रीन पर होंगी और पहली बड़ी खबर होगी अडानी से जुड़ी, जिसको लेकर सड़क से संसद तक हंगामा हो रहा है। और इसके बाद खबर होगी एमसीडी मेयर चुनाव के लिए तीसरी बार बुलाई गई बैठक को स्थगित होने की। तीसरी खबर लेंगे रामचरितमानस को लेकर सपा के विधायक पल्लवी पटेल के विवादित बयान की। और चौथी खबर झारखंड में ईडी की कार्रवाई की बताएंगे हम आपको। तो पांचवी खबर होगी बिहार के छपरा में हुई मॉब लिंचिंग की घटना की। शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबरों की। तो संसद का बजट सत्र अब तक हंगामेदार रहा। अब तक 2 दिन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन में आक्रामक है। सोमवार भी लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण नहीं चल सकी। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 7 फरवरी को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन में रणनीति तय करने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक की गई थी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, आज एक बार फिर से वही तस्वीरें, वही नजारा देखने का मिला सदन के अंदर जो पिछले दिनों से लगातार चला रहा है। हंगामेदार रहा सदन, सत्र की कार्यवाही स्थगित भी करना पड़ा। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? योगेश, शुक्रवार से लेकर और सोमवार तक लगातार, शनिवार में भी, शुक्रवार में भी और सोमवार को भी संसद के दोनों सत्रों में विपक्ष ने हंगामा किया है। जेपीसी कमेटी गठन की मांग कर रहे हैं अडानी मामले को लेकर, और सरकार भी इस पूरे मामले पर अड़ी हुई है। सरकार जेपीसी कमेटी के गठन की मांग को मानने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि न सिर्फ संसद के भीतर प्रदर्शन हो रहे हैं, आज गांधी प्रतिमा के बाहर भी विपक्षी सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया है, और पूरे देश भर में कांग्रेस भी आज एसबीआई के दफ्तरों पर धरने दे रही है। तो जाहिर तौर पर मामला सड़क से संसद तक भारी हंगामे वाला है। लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस हंगामे को रोका जाए तो रोका जाए कैसे। कल भी संसद की कार्रवाई होगी और अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि कल भी हंगामा विपक्ष नहीं करेगा। आज जानकारी मिली है कि कुछ और राजनीतिक दल भी हैं कांग्रेस के अलावा, जो इस मामले पर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अभी लगता नहीं है कि कल भी संसद की कार्रवाई सुचारू तौर पर चल पाएगी। जी राहुल, बिल्कुल जांच समिति की गठन का मांग किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और सरकार को कहां अड़चन आ रही, कहां समस्या आ रही है? क्योंकि अगर समिति के गठन हो जाएगा तो एक तरफ समिति अपनी जांच करती रहेगी और दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही भी चलती रहेगी। योगेश, जैसा मुझे लग रहा है कि विपक्ष की पहली मांग ये है कि कमेटी का गठन हो। उस मांग के माने जाने के तुरंत बाद विपक्ष इस पूरे मामले पर चर्चा की बात करेगा। यही सरकार को लग रहा है, और शायद इसी वजह से सरकार जो जेपीसी के गठन की मांग है उसे मानने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर यही है कि जो सरकार है, आपने विपक्षी दलों के बयानों को भी देखा होगा, वो सीधे सीधे सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, अडानी के साथ सरकार के ताल्लुकात की बात कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह के से अडानी के संबंधों का हवाला देकर इस पूरे घोटाले में सरकार को का घालमेल होने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार 2024 के चुनाव से पहले इस पूरे मामले से अपने को बचा कर रखना चाहती है। शायद यही वजह है कि इस मामले की जेपीसी जांच की जो मांग विपक्ष कर रहा है उसे सरकार मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर घटते चले गए, जिस तरीके से संपत्ति जो है जो कम होती चली गई, अडानी ग्रुप की कहीं ना कहीं जो उनका एक नाम था, विश्व में तीसरे स्थान पर थे और उसके बाद 20वीं लिस्ट से वो बाहर हो गए। ऐसे में सरकार भी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि दरअसल आम लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब ये पूरा विपक्ष जो माहौल बना रहा है, माहौल क्रिएट कर रहा है कि दरअसल अगर अडानी डूबा तो देश की जनता, आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, देश की जनता, बैंक डूब जाएंगे। किस तरीके से इस पूरे माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है सियासी दलों की तरफ से?
योगेश देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। हाँ। और जाहिर तौर पर ये एक ऐसा मुद्दा विपक्ष के हाथ लग गया है जिसके बूते पर वो ना सिर्फ कांग्रेस को सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को और सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हैं, बल्कि सीधे तौर पर अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, अभी तक देश में 8 ऐसे केस हुए हैं जिनमें जेपीसी कमेटी का गठन किया गया है। और मतलब इस बात का उदाहरण है कि 8 में से 5 मामलों की जांच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे साथ राहुल शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी है। उधर दिल्ली के मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कराने को लेकर आज सोमवार को हुई सदन की तीसरी बैठक भी बेनतीजा रही है। एक बार फिर हंगामे के चलते सदन की बैठक स्थगित हो गई और इससे पहले बैठक शुरू हुई तो पीठासीन अधिकारी ने एल्डरमैन को वोट डालने का अधिकार देने का आदेश दिया। इसके साथ ही तीनों चुनाव, जिससे मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्य के एक साथ कराने के आदेश दिए, जिस पर आम आदमी पार्टी ने लिखित व मौखिक तौर पर विरोध दर्ज कराया। दिल्ली को आज भी मेयर नहीं मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, एक बार फिर से वही परिस्थिति देखने को मिली दिल्ली में। योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर जो है तमाम मुद्दे गरमाते हुए नजर आए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो है गम के नारेबाजी जो आज सदन के अंदर नजर आया था। जिस तरीके से जो है तीसरी बार अब की बार मेयर चुनाव को लेकर जो है टला है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में हार हुई है, उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है उसमें मेयर पद को लेते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि अब की बार जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से जाकर जो है इसका तारीख का ऐलान कराया जाएगा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में घमासान देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अब घमासान लगातार जारी है। अब क्या उम्मीद लगाई जाए कि कब तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी दिल्ली में, और मेयर कब दिल्ली को मिल पाएगा? जी देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की घमासान सामने आ रही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जा रही है। आम आदमी पार्टी इसी चुनावों को लेकर के मेयर चुनाव जो है जल्दी कराया जाए, तो उसी को देखते हुए सदन के अंदर आज पीठासीन अधिकारी ने जो है वोट डालने के लिए कहा था, लेकिन उधर आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से जो है अपना विरोध प्रदर्शन कराया। लेकिन उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया, और जिसके बाद ही तो जाती सुप्रीम कोर्ट के जाने की तैयारी अब आम आदमी पार्टी लग रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जल्दी से सुप्रीम कोर्ट से तारीखों का ऐलान कराया जाएगा मेयर पद को लेकर के। मेयर आम आदमी पार्टी कह रही है कि मेयर अब की बार जो है आम आदमी पार्टी का बनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। लेकिन उसके बाद में आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि जिस तरीके से पुराने घोटाले जो हो रखे हैं एमसीडी के अंदर, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी डर रही है कभी वो पुराने घोटाले ना खुल जाए। तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी का जो मेयर है उसे बनने नहीं दिया जा रहा था। उसी के साथ में जो है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में घमासान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है आम आदमी पार्टी, तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो वहां पर दलीलें रखी जा सकती हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती अपना मेयर बनवाना चाहती है। लेकिन आज सदन के अंदर आज इसी को देखते हुए हंगामा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब काफी मुद्दे देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि एमसीडी के अंदर पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वहां पर जो कार्य किए, जिस तरीके से जो कार्य हैं, तो उसी घोटालों को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाना चाहती है एमसीडी चुनावों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर इसलिए नहीं बनने देते चाहती कि जिस तरीके से उनके जो घोटाले हैं आम आदमी पार्टी खोल देगी। तो उसी को देखते हुए पूरी तरीके से घमासान जो है काफी मचा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो है काफी ये मुद्दे जो है देखने को मिलेंगे। उसी चीज को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस तरीके जो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो तारीखों का ऐलान होगा मेयर पद को लेकर, आज तीसरी बार मेयर पद का जो चुनाव है वो टला है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने साफ यही कर दिया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि इस तरीके की घोटालेबाज जो अब तक एमसीडी के अंदर हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई थी, तो उन सरकार में जो है उन घोटालों को खोलने की तैयारी में आम आदमी पार्टी लगी, और जो करारी हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी चुनावों में, तो उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी तक बौखलाई हुई है। और साथ ही तमाम उन्होंने जो है निशाने साधते हुए कहे कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से स्पष्ट से अपना चुनाव कराएगी, मेयर चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी में। लेकिन आम आदमी पार्टी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का मेयर
मेयर बनना नहीं चाहते। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आरोप पे आरोप लगा रही है। पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि जिस तरीके से मेयर पद में जो है एमसीडी का जो चुनाव इन्होंने जीते हैं, उसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाना चाहती है। लेकिन उधर जो है आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने नहीं देना चाहती, तो उसी को देखते हुए तमाम मुद्दे गरमाते हुए नजर आए थे आज सदन के अंदर। सदन में भी साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि इस तरीके की जब एमसीडी के जो चुनाव हुए उसमें आम आदमी पार्टी जीत हुई है, तो एमसीडी के अंदर जो है अपना मेयर बनाना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं बनने दिया चाहती। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही आरोप लगाया कि एमसीडी के अंदर जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का रहना चाहिए। जिस तरीके से एमसीडी के अंदर पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, सरकार में उन्होंने जो जो कार्य किए हैं वो कार्य भी गिनाने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी उन मुद्दों से भटकते हुए भी नजर आ रही है। तो उसी को देखते हुए आज जो है आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साफ कह दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख करेंगे, और रुख करने के बाद में जिस तरीके के जो धरना प्रदर्शन यहाँ है, सुप्रीम कोर्ट का अगर आम आदमी पार्टी रोक करती है तो क्या कुछ तारीख निर्धारित की गई क्या कि कब वो अपनी दलीलें वहां देगी, कब याचिका दायर करेगी? जी देखिए, बिल्कुल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में ही जिस तरीके से आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है, तो उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कल वो धरना प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। जिस तरीके से मेयर चुनाव को लेकर जो गर्मी गर्म ज्यादा नजर आ रहा था, उसी को देखते हुए तमाम मुद्दे यहाँ पर जो रखे हुए हैं। तो और साथ ही इसी पे बात जो की गई है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी, और सुप्रीम कोर्ट में जाके ही जो तारीखों का ऐलान है, अब सुप्रीम कोर्ट जो ऐलान करेगा उसी को देखते हुए तारीख पर जो है चुनाव यहाँ पर कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। और उधर समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए विवादित बयानों से पहले से घिरी समाजवादी पार्टी के नेता अब भी बाज नहीं आ रहे। यूपी की सराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराने वाले सपा नेता पल्लवी पटेल ने अब विवादित बयान दे दिया है। पल्लवी ने तुलसीदास को संत नहीं एक अनुवादक बताया है। पल्लवी का कहना है कि वह रामचरितमानस में भरोसा नहीं करती। पल्लवी ने दावा किया है कि तुलसीदास ने कई रामायणों को मिलाकर उनमें अपनी विचारधारा जोड़कर एक नई पुस्तक बनाई है। सपा नेता का कहना है कि मानस में प्रयोग किए गए विवादित शब्दों को लोगों के मन में से हटाने के लिए एक बड़ा आंदोलन करना होगा। मानस जो है वो जिन्होंने उसका अनुवाद किया है वाल्मीकि जी की रामायण का, उन्होंने उन सभी रामायणों से कुछ ना कुछ अंश लेकर के अनुवाद करके और उसमें अपने भी विचार जोड़ते हुए रामचरितमानस को लिखा। अब रामचरितमानस की जिन चौपाइयों की बात हो रही है, अगर देखें तो ऐसे इस्लाम है और कुरान में भी लिखा है कि बुत परस्ती हराम है, और कई इस्लामिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने बोला है कि जो बुत परस्ती में लोग हैं वो काफिर हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानती और मैं ऐसा विश्वास भी नहीं करती। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, समाजवादी पार्टी में एक से बढ़ के एक बयान बहादुर इस दौरान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बयान दिया और उसके बाद से लगातार ये मुद्दा जो है वो तूल पकड़े हुए है। और अब कहीं ना कहीं उनके बयानों में जो है समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं उन्होंने, जो पल्लवी पटेल, उन्होंने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तुलसीदास जी जो हैं वो अनुवादक हैं, वो रचयिता नहीं है रामायण के, और उन्होंने केवल अनुवाद किया है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बातें कही गई हैं रामचरितमानस के अंदर और जो चौपाई को अब उठाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दों को पहले भी उठाया जाना चाहिए था। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये मुद्दे पहले उठाने चाहिए थे जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन तब उन्होंने इन मुद्दे को नहीं उठाया था। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन वो रामचरितमानस में अपना आस्था नहीं रखती हैं, तो साफ तौर पर कह सकते हैं रामचरितमानस को लेकर इन दिनों जिस तरीके से विवाद चल रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार गहराता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और उसके जो नेता हैं वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। खुद समाजवादी पार्टी जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य का कह सकते हैं समर्थन कर रही है। और इस बात पे मोहर इस बात से लग जाती है कि जब बयान दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर, उसके बाद माना जा रहा था
अखिलेश यादव खासा नाराज हैं, समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो उनसे नाराज हैं। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से उनकी अखिलेश यादव के साथ में मुलाकात हुई पार्टी कार्यालय में, 1.5-2 घंटे तक ये मुलाकात चली। उसके बाद अखिलेश यादव बिना बात किए मीडिया से निकले और अगले दिन जो सूची आई उनकी कार्यकारिणी की, तो उसमें राष्ट्रीय महासचिव के पद की जिम्मेदारी दी गई। तो कह सकते हैं कि सौगात के तौर पर जो है अखिलेश यादव की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को इनाम के तौर पर ये पद प्रतिष्ठा जो है वो दी गई। और तो इसका कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी विरोध हुआ। और अब एक कार्यक्रम के दौरान जो है समाजवादी पार्टी की जो विधायक हैं पल्लवी पटेल, जिन्होंने अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, तो वो जो है उन्होंने भी अब कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को समर्थन करती हुई वो नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि तुलसीदास जी जो हैं वो केवल एक अनुवादक के तौर पर रहे हैं। तो इस तरीके के बयान जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी के अब नेताओं की तरफ से साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये 2024 के चुनाव के लिहाज से ही जो है वो कार्य किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, ताकि दो फाड़ जो है अलग अलग की जा सके। और जो समाजवादी पार्टी है वो बैकवर्ड की राजनीति करना चाहती है और इसीलिए इस तरीके के बयानों को देकर वो प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रियम, जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल किए और उसके बाद समर्थन करती नजर आ रही हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है कि दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सह पर ये सारी बयानबाजी हो रही है, क्या इसके बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं उस ओर इशारा करता हुआ सही नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस और इशारा बिल्कुल हो रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले रामचरितमानस को लेकर बयान दिया और विवादित बयान दिया, उसके बाद माना जा रहा था कि अखिलेश यादव खुद उनसे नाराज है, समाजवादी पार्टी उनसे नाराज है और माना जा रहा था कि शायद इसको लेकर एक सख्त कोई कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से अगले 2-1 दिन के बाद जो है उस पूरे घटना के 2-1 दिन बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची आई, तो उसमें बाकायदा उनको राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो इस बात स्पष्ट हो गई इससे कि समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रही है और जो बैकवर्ड की राजनीति का जो आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, उसको पूरा करती हुई जो है वो समाजवादी पार्टी जो है वो नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब रुख करेंगे झारखंड का, जहां पर ईडी आज 2 अलग अलग मामलों में जमताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने डीसी को संथाल में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया है। इससे पहले रामनिवास से 23 जनवरी को ईडी ने 7 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से विधायक खरीद फरोख्त मामले में पूछताछ होगी, जबकि 7 फरवरी को खिजरी विधायक राजेश कच्छप और 8 को कोलोबीरा विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि साहिबगंज डीसी रामनिवास से ईडी ने 23 जनवरी को पूछताछ की थी और अधिकांश सवालों के जवाब रामनिवास ने संतोषजनक नहीं दिए, यह भी बताया गया है। उन्होंने जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा है। डीसी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में सबसे अधिक अवैध खनन हुआ और जिसको रोकने की कोशिश नहीं की गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, आज जिस तरीके से कांग्रेस विधायक को बुलाया गया, ये माना जाए कि आने वाले समय में और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, अगर फिलहाल बातचीत की जा रही है, कहीं ना कहीं ईडी की टीम डॉक्टर इरफान अंसारी से पूछताछ कर रही है और मुझे लगता है कि जब बातचीत के बाद से जब वो बाहर निकलेगा तो जरूर कुछ बातें छनकर सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई चीजें सामने आ सकती हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके का मामला है और कांग्रेस के विधायकों की तरफ से जिस तरीके से बातचीत करके अनूप सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उस पर ईडी की टीम की नजर की और बार बार इस बारे में पूछताछ की जाती है कि आखिर इस मामले को किस रूप में देखा जाए। तो आज की बातचीत, आज की पूछताछ के बाद से कुछ न कुछ चीजें सामने आएंगी। हालांकि इरफान अंसारी का साफ तौर पर कहना था जाने के ठीक पहले कि वे पूरी बात अपनी रखेंगे, जो भी तथ्य है, जो भी सच्चाई है, वो सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल पूछताछ जारी है और हो सकता है कि देर शाम तक पता चल पाएगा कि आखिर क्या कुछ पूछताछ हो पाएगी। साहिबगंज डीसी को भी बुलाया गया है, क्या वो भी पहुंचे हुए हैं? देखिए, फिलहाल डीसी नहीं पहुंच पाए थे और उनसे हो सकता है कि फिर से कोई बातचीत आगे होगी या फिर किस तरीके से नहीं पहुंचे या फिर क्या कारण रहा है। इन सारी चीजों पे थोड़ी देर में ईडी की तरफ से या फिर कहीं उनके सोर्सेज की तरफ से कुछ जवाब आ पाएंगे तो जरूर जानकारी मिलेगी। लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पे ये देखा जा रहा है कि अधिकारियों के नाम जिस तरीके से जुड़े हैं इस मामले को लेकर के, तो इस पर कहीं न कहीं आंच गिरती नजर आ रही है कि आती नजर आ रही है। और साफ तौर पर लग रहा है कि अब जब ईडी की टीम जांच कर रही है तो कुछ चीजों का और जिक्र हो सकता है। जिस तरीके से
पहली बार पूछताछ में चीजें सामने आई थी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल। लेकिन राजेश कश्यप का अगर हम जिक्र करें तो उन्हें भी बुलाया गया है और नमन विकसर को भी बुलाया गया है। क्या ये लगता है कि ये 7 और 8 तारीख को पहुंचेंगे, क्योंकि इसके पहले इन दोनों विधायकों ने समय मांगा था जिस तरीके से अंसारी ने मांगा था? देखिए, मेरी जो जानकारी है, बातचीत थोड़ी बहुत हो पाई थी। उसमें उनका कहना था कि ईडी को पूरा सहयोग करेंगे, जो कुछ सवाल जवाब होगा उनका पूरी तरह से वे सही जवाब देने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र करेंगे कि आखिर जो कुछ मामले को तूल दिया गया है उसमें कितनी सच्चाई है या फिर उसमें किस तरीके की चीजें अंदर खाने से दिखाई पड़ती। तो आज की बात की जाए तो आज तो जरूर इरफान से पूछताछ होगी, और इसके बाद कि दोनों विधायक भी पहुंचेंगे और अपनी बातों को ईडी के सामने रखेंगे, जिससे चीजें सामने आ पाए। और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर सारी चीजें सामने आएंगी, तब पता चला कि आखिर राजनीतिक दृष्टिकोण से या ईडी की दृष्टिकोण से किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाएगा। बिल्कुल राकेश, लेकिन आज जिस तरीके से अंसारी साहब ने ये कहा कि दरअसल उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार आरोप हैं, और अनूप सिंह का अगर हम जिक्र करें तो उनसे ईडी ने पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब जिस तरीके से जो पूछताछ हो रही है तीनों विधायकों को पूछताछ होने के बाद, क्या आने वाले समय में ये जो कड़ियां जोड़ी जाएंगी ईडी के अधिकारियों की तरफ से, क्या अनूप सिंह को फिर एक बार पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और आने वाले समय में अनूप सिंह की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या? देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि जो चीजें सामने आई थी उसमें साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि बड़ी राशि के लेन देन की गई है और साथ ही साथ प्रलोभन भी दिया गया है। तो अगर इस तरह की कोई भी बात सामने आती है तो पता चल पाएगा कि आखिर कितनी राशि कौन डील कर रहा था, किस तरीके से राज्य में सरकार गिराने की बात आई थी और राशि का किसके द्वारा दिया गया था। इन सारी चीजों का जिक्र जरूर सामने आ सकता है, और जिस तरीके से अनूप सिंह ने अपनी बातों को रखा था तो उनसे जरूर आगे पूछताछ हुई, क्योंकि पहली बार अनूप सिंह से बातचीत हो चुकी है और उसके बाद से तीनों विधायकों को बुलाया गया है जिन पर आरोप है। तो अब जाकर इनकी तरफ से जो बातें सामने आएंगी उसके आधार पे आगे अनूप सिंह से भी पूछताछ होगी और उनसे जुड़े अगर कोई लोग होंगे उनसे भी पूछताछ होगी। तो तमाम चीजें एक साथ चल रही हैं, और हो सकता है कि ईडी के साथ साथ तमाम जो उनकी पार्टी के नेतृत्व के लोग हैं उनकी भी नजर बनी हुई है, और उनकी तरफ से भी हो सकता है कुछ चीजें और छलकर सामने आएंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और उधर बिहार के छपरा से मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने 3 युवकों की बुरी तरह से पिटाई कर दी है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 युवक पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। नाराज परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की है और आरोपी के घरों की आग के हवाले कर दिया है, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बिहार में एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल, और पूछा जा रहा है कि क्या बिहार में जंगल राज वापस आ गया है। जिस तरह से घटनाएं लगातार आए दिन घट रही हैं और उसको लेकर के बड़ा सवाल है। तो बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। छपरा के मुबारकपुर में मुखिया पति और उनके समर्थकों ने 3 युवकों की बुरी तरह से पिटाई कर दी है, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है, वहीं 2 युवक पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। घटना के बाद गांव में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। नाराज परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की और आरोपी के घरों के आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोरंजन हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। मनोरंजन, बिहार में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, क्या कुछ और जानकारी है पूरे घटनाक्रम पर? जी बिल्कुल, बता दें कि पिछले दिनों एक मुखिया
और उनके समर्थकों के द्वारा बर्बरतापूर्ण 3 लोगों को मुर्गी फार्म में बंद कर करके लोहे और डंडों से पिटाई की गई थी, जिसमें से एक की मौत हो गई थी और 2 लोगों का इलाज अभी पटना पीएमसी में चल रहा है, क्योंकि उनका स्थिति काफी नाजुक है। उसके बाद वो मारपीट वाला वीडियो जब वायरल होने के बाद काफी लोगों में आक्रोश फैला और एकजुटता को दिखाते हुए लोगों ने वहां पे जाके हमला बोल दिया और वहां आगजनी की, तोड़फोड़ किया और कई गाड़ियों में आग लगा दी। फिलहाल वहां पुलिस जो है मौके पे पहुंचकर वहां कैंप कर रही है। पूरा माझी थाना क्षेत्र जो है वो पुलिस छावनी में अभी तब्दील है। हालांकि आज के बाद बता दें कि वहां एडीजी भी पहुंचे हैं और वहां पीड़ित परिवारों को सांत्वना भी दिया है उन्होंने और कहा है कि जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिलहाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जी बिल्कुल मनोरंजन, लेकिन जो गिरफ्तारी आप बता रहे हैं, मॉब लिंचिंग का मामला आया है, उसके बाद जिन लोगों ने आग लगाई है, क्योंकि आरोपी वो भी कहीं ना कहीं उनको कानून का सहारा लेना चाहिए। इस तरीके की जो घटना को अंजाम दिए, क्या उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस ने साफ तौर पे ये कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो भी आरोपी हैं, पक्ष और विपक्ष, जिनसे भी गलती हुई है, जिन्होंने भी अपराध किया है, उन पे जरूर उनकी गिरफ्तारी होगी, उन पर कार्रवाई होगा। फिलहाल जो है पुलिस वहां पे कैंप कर रही है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस छावनी में तब्दील है मुबारकपुर गांव। वजह क्या रही मनोरंजन की जिस वजह से ये घटना घटी? जी बता दें कि ये आपसी रंजिश बताया जा रहा है, जिसमें कि कहा ये जा रहा है वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा, अगर सूत्रों की बात माने तो मुखिया की दबंगई सामने आ रही है कि वो फिर एक बार गोली चलता है, दूसरी बार उन आरोपियों को पकड़कर एक मुर्गी फार्म में पिटाई की जाती है। जबकि आरोपियों का अगर बात करें जिनपे मुखिया पर गोली चलाने का आरोप लगा था, उनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। वो कभी भी किसी आपराधिक मामले में नहीं, उनका नाम संलिप्तता नहीं है, फिर भी उन्हें एक मुर्गी फार्म में बंद कर ये आपसी दुश्मनी के कारण ऐसा किया गया, जैसा कि लोगों का वहां ये कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। मनोरंजन पाठक हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया किस तरह की घटना को अंजाम दिया है। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।